गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम यूजीसी नेट में शामिल मोहन राकेश का नाटक लहरों के राजहंस देखेंगे। इस नाटक की भूमिका इस वीडियो में देखा जाएगा। यह भूमिका मोहन राकेश द्वारा लिखा गया है। मोहन राकेश भूमिका में लिखते हैं, आषाढ़ का एक दिन के बाद यह मेरा दूसरा नाटक है। पहले नाटक के विषय में कई तरह के विवाद उठे। उसकी ऐतिहासिक प्रामाणिकता को लेकर, रंगमंची संभावनाओं को लेकर और सबसे अधिक कालिदास के चरित्र को लेकर। रंगमंची संभावनाओं को लेकर जो आशंकाएं थी, उनका उत्तर काफ़ी हद तक अब तक दिया जा चुका है। दिल्ली, कलकत्ता, लखनऊ, इलाहाबाद, नागपुर, कानपुर, ग्वालियर तथा कई अन्य स्थानों पर उसे सफलतापूर्वक खेला गया है। अलकाजी जैसे निर्देशक तथा अनामिका जैसी संस्था ने उसे लेकर सर्वथा अलग अलग दृष्टियों से प्रयोग किया है। आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से सभी भारतीय भाषाओं में उसे प्रसारित किया गया है। कालिदास के चरित्र को लेकर जो आपत्तियां उठाई गई, वे कुछ लोग के पूर्वाग्रह को ही व्यक्त करता है। शोधकों का एक वर्ग जिसने कालिदास और मातृगुप्त को एक ही व्यक्ति माना है, इसी आधार पर प्रसाद ने स्कंदगुप्त में कालिदास के चरित्र की कल्पना की है। एक ऐसा भी वर्ग है जो इसकी प्रामाणिकता में विश्वास नहीं करता। परंतु कालिदास के जीवन के संबंध में कितने प्रामाणिक तथ्य आज तक हमें उपलब्ध हैं। जितनी सामग्री है वह एक न एक अनुमान पर ही आधारित है। कुछ लोगों को अपने अनुमान अधिक प्रामाणिक लगें, यह बात दूसरी है। एक आलोचक ने लिखा था कि कालिदास जैसे व्रती तपस्वी महात्मा को नाटक में एक दुर्लभ व्यक्ति के रूप में चित्रित किया गया है। मुझे आश्चर्य इसलिए हुआ कि वे आलोचक संस्कृत के अच्छे पंडित हैं। अभिज्ञान शकुंतल, कुमार संभव तथा मेघदूत पढ़कर यदि कालिदास का ऐसा ही चरित्र उनके मन में बनता है तो क्या कहा जा सकता है। रूढ़िगत संस्कार ही जहाँ व्यक्ति का विवेक बन जाए, वहाँ और आशा करना व्यर्थ है। हमारे यहाँ परंपरा ही कुछ ऐसी है कि हम अपने जातीय प्रतीकों को सदा अति मानवीय धरातल पर रख कर देखना चाहते हैं। उनमें मानवीयता का निदर्शन हमें चोट पहुँचाता है। इसका मुख्य कारण शायद यही है कि हमें स्वयं अपनी मानवीयता में विश्वास नहीं है, अपने यथार्थ में आस्था नहीं है, क्योंकि अपने से कुछ आशा नहीं होती। इसलिए यह बात असंभव प्रतीत होती है कि मानवीय धरातल पर रहकर भी जीवन में कुछ महान किया जा सकता है। केवल उसी धरातल पर रहकर किया जा सकता है, यह तो शायद सुनने में भी बहुत भारी पड़े। आषाढ़ का एक दिन में कालिदास का जैसा भी चरित्र है, वह उसकी रचनाओं में समाहित उसके व्यक्तित्व से बहुत हटकर नहीं है। हाँ, आधुनिक प्रतीक के निर्वाह की दृष्टि से उसमें थोड़ा परिवर्तन अवश्य किया गया है। यह इसलिए कि कालिदास मेरे लिए एक व्यक्ति नहीं, हमारी सृजनात्मक शक्तियों का प्रतीक है। नाटक में वह प्रतीक उस अंतर्द्वंद को संकेतित करने के लिए है जो किसी भी काल में सृजनशील प्रतिभा को आंदोलित करता है। व्यक्ति कालिदास को उस अंतर्द्वंद में से गुजरना पड़ा या नहीं, यह बात गौड़ है। मुख्य बात यह है कि हर काल में बहुतों को उसमें से गुजरना पड़ा है। हम भी आज उसमें से गुजर रहे हैं। हो सकता है व्यक्ति कालिदास का यह नाम भी वास्तविक न हो, पर हमारी आज तक की सृजनात्मक प्रतिभा के लिए इससे अच्छा दूसरा नाम, दूसरा संकेत मुझे नहीं मिला। आषाढ़ का एक दिन का कालिदास दुर्बल नहीं है, कोमल, अस्थिर और अंतर्द्वंद से पीड़ित है। विलोम जो अपेक्षा सबल प्रतीत होता है, दुराग्रह की आक्रामक शक्तियों को संकेतित करता है। वह व्यक्ति अपने अंतर्द्वंद को खा चुका है, इसलिए अपेक्षा अधिक संयोजित है। आशा और आस्था से हताशा और अनास्था का स्वर प्रकट रूप से अधिक बलवान होता है। अपनी स्थापना के लिए उसकी आंतरिक अपेक्षा ही ऐसी होती है। आशा और आस्था की शक्तियाँ अपनी कोमलता में निर्मल प्रतीत हो, फिर भी तथ्य यही है कि बर्बर शक्तियों के हाथों वे पराजित नहीं होती। आषाढ़ का एक दिन में पराजित व्यक्ति टूटा हुआ कालिदास नहीं,
अपने में संयोजित विलोम है, क्योंकि विजय और पराजय के संकेत वे दोनों स्वयं नहीं हैं। संकेत है मल्लिका, जो कालिदास की आस्था का विस्तारित रूप है। मल्लिका का चरित्र एक प्रेयसी और प्रेरणा का ही नहीं, भूमि में रोपित उस स्थिर आस्था का भी है जो ऊपर से झुलसकर भी अपने मूल में विरूपित नहीं होती। इतिहास या ऐतिहासिक व्यक्तित्व का आश्रय साहित्य को इतिहास नहीं बना देता। इतिहास तथ्य का संकलन करता है, उन्हें एक समय तालिका में प्रस्तुत करता है। साहित्य का ऐसा उद्देश्य कभी नहीं रहा। इतिहास के रिक्त कोष्ठों की पूर्ति करना भी साहित्य का उपलब्धि क्षेत्र नहीं है। साहित्य इतिहास के समय से बनता नहीं, समय में इतिहास का विस्तार करता है। समय में इतिहास का विस्तार करता है, युग से युगों को अलग नहीं करता, कई युगों को एक साथ जोड़ देता है। इस तरह इतिहास के आज और कल उसके लिए आज और कल नहीं रह जाते। समय के असीमता में कुछ ऐसे जुड़े हुए क्षण बन जाते हैं जो जीवन की दिशा संकेत देने की दृष्टि से अविभाज्य है। इस तरह साहित्य में इतिहास अपनी यथातथ्य घटनाओं में व्यक्त नहीं होता, घटनाओं को जोड़ने वाली ऐसी कल्पनाओं में व्यक्त होता है जो अपने ही एक नए और अलग रूप में इतिहास का निर्माण करती है। यह निर्माण रूढ़िगत अर्थ में इतिहास नहीं, उस इतिहास की खोज के लिए इतिहास की शोध पुस्तक की ओर ही जाना चाहिए। प्रस्तुत नाटक का आधार भी ऐतिहासिक है, परंतु उतने ही अर्थ में जितना इस व्याख्या में आता है। कथा का आधार अश्वघोष का सौंदर्यानंद काव्य है, परंतु समय के विस्तार में स्थितियों का परिक्षेपण करने के कारण यह काल्पनिक भी है। काल्पनिक अश्वघोष का सौंदर्यानंद भी है, क्योंकि संस्कृत तथा पाली साहित्य में जो कथा उपलब्ध थी उसका अश्वघोष ने अपनी दृष्टि से परिक्षेपण किया है, एक काल्पनिक अनुमिति से उसे विस्तार दिया है। धम्मपद की टीका में नंद और सुंदरी की जो कथा है, सौंदर्यानंद की कथा प्रभाव और विस्तार में उससे कहीं आगे जाती है। सौंदर्यानंद में नंद और सुंदरी के जीवन के जो तथ्य हैं, उनके जीवन के सीमित ऐतिहासिक तथ्यों से वे कहीं भिन्न हैं। शोध ग्रंथों के प्रमाणिक तथ्य तो उनके संबंध में उपलब्ध ही नहीं है। संस्कृत और प्राकृत स्रोतों की कथा में ही बहुत अंतर है, जो स्वतंत्रता सौंदर्यानंद के लेखक ने उपलब्ध तथ्यों से आगे जाने में ली है। वहीं स्वतंत्रता यदि आज का लेखक सौंदर्यानंद के तथ्यों से आगे जाने में लेता है तो पुराण सर्वस्व व्यक्तियों को चौंकना नहीं चाहिए। तथ्यों के इतिहास का संतोष उन्हें दूसरी जगह मिल सकता है, उसकी उन्हें यहाँ खोज नहीं करनी चाहिए। यहाँ नंद और सुंदरी की कथा एक आश्रय मात्र है, क्योंकि मुझे लगा कि इसे समय में परिक्षेपित किया जा सकता है। नाटक का मूल अंतर्द्वंद उस अर्थ में यहाँ भी आधुनिक है जिस अर्थ में आषाढ़ का एक दिन के अंतर्गत है। रंगमंच पर नाटक कैसा उतरेगा यह अभी कैसे कहा जा सकता है। आषाढ़ का एक दिन की तरह प्रकाशन से पहले उस दृष्टि से इसकी भी परीक्षा नहीं की जा सकी। आशा करना चाहता हूँ कि उस प्रयोग की तरह यह प्रयोग भी अपनी स्थापना कर सकेगा। हाँ, दिल्ली की तथाकथित हिंदी रंगमंच वस्तुतः अंग्रेजी पंजाबी रंगमंच की अपेक्षाओं की पूर्ति इससे न हो तो मैं अपने को दोषी नहीं मानूंगा। ऐसे किसी रहस्य का बीज इस नाटक में नहीं है जो तीसरे अंक के अंत में जाकर खुलता हो। दिल्ली के कुछ एक स्वनाम धन्य निर्देशकों के मन में नाटक की जो कल्पना है उसकी पूर्ति 19वीं शताब्दी के यूरोपीय नाटकों से ही हो सकती है, जो थोड़े और आधुनिक है। आर्थर मिलर और टेनेसी विलियम्स के नाटकों से संस्कृत क्लासिक से भी कभी कभी उनका काम चल सकता है।
जबकि उनके अंग्रेजी अनुवाद का उर्दू में अनुवाद करने वाले लोग मिल जाए और उर्दू अनुवाद का कोई रेडियो आर्टिस्ट स्टेज एडाप्टेशन तैयार कर दे। इसके अलावा कुछ शैडो प्लेज वे खुद भी लिख सकते हैं। इतनी सारी बातें मोहन राकेश इस नाटक की भूमिका में लिखते हैं। अगली वीडियो में हम लोग मिलेंगे इस नाटक का पहला अंक लेकर। यह नाटक 3 अंकों में है, तो प्रत्येक वीडियो में एक एक अंक शामिल किया जाएगा। आप सभी लोगों को वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।